हेलो दोस्तों, द्रोणा पीएससीएस क्लासेस यूट्यूब पर आपका स्वागत है। और जैसा उमेश सर ने बताया था कि हिंदी व्याकरण की क्लास मैं मैं करवाऊंगा, और वो ही टॉपिक मैं हिंदी के करवाऊंगा जिसमें जो कि हिंदी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो व्याकरण का अगर सिलेबस माना जाए तो बहुत बड़ा है, पर जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, या अदर कोई भी वैकेंसी में हिंदी के टॉपिक हैं, तो उनमें हिंदी सिलेबस में मुख्य मुख्य टॉपिक कौन से होते हैं, तो आज इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। देखो, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। तो देखो, अगर हिंदी की शुरुआत करें, अगर हिंदी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, उसके बाद में अगर क्रमबद्धता के रूप में लिया जाए तो उपसर्ग, उसके बाद में अगर लिया जाए प्रत्यय, उसके बाद में अगर लिया जाए तो शब्द शुद्धि, और उसके बाद में संधि, और उसके बाद में समास। एक क्रम तो ये रहता है। अगर दूसरा क्रम कंपटीशन एग्जाम में माना जाए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, और जैसे अगर माने तो लिंग, वचन, कारक कह सकते हैं। अगर तीसरे पार्ट के रूप में अपने आए तो उसमें अपने अगर माने तो पर्यायवाची, जी शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द, ठीक है। और पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, उपसर्ग, युग्म शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, तत्सम तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, तो ये चीजें ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण रहती है। इसके अलावा भी व्याकरण के बहुत से टॉपिक हैं जिनको अपने व्याकरण का हिस्सा मानते हैं, पर अगर ज्यादातर राजस्थान की वैकेंसियों के अंदर माना जाए तो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसे तो अरबी फारसी के शब्द हैं, या मूल शब्द हैं, हिंदी के कौन से हैं, अरबी फारसी के शब्द कौन से हैं, वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो हिस्सा इसका लिया जा सकता है अगर अपने अरबी फारसी के शब्द कौन से हैं जो हिंदी में कन्वर्ट हो गए हैं, उर्दू के शब्द कौन से हैं, उनको भी अगर रखना चाहे तो अपने तीसरे बैकग्राउंड में रख सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख देता हूं, जैसे अरबी के शब्द, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द, और इन्हें ब्रैकेट में करें तो विदेशी शब्द, विदेशी शब्द इनके रूप में कह सकते हैं।
तो कहने का मतलब, अगर व्याकरण को एक क्रमबद्ध रूप से किया जाए तो व्याकरण बिल्कुल सरल है। जैसे वर्ण विचार है, वर्ण विचारों को अगर माना जाए तो हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले अपने को वर्ण विचारों के बारे में अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद में उपसर्ग के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर माना जाए तो प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में शब्द शुद्धि के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में अगर माना जाए तो किसके बारे में पता होना चाहिए? संधि के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में समास के बारे में पता होना चाहिए। ये क्रम रखोगे तो उसमें आपको संधि करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों कि संधि जो बनी है उसमें वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द शुद्धि से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? संधि का निर्माण हुआ है। अगर आप इन चारों पार्टों को कर लेते हैं, इन चारों को अगर आपने किया है तो आपको संधि एक सरल तरीके से भी कर सकते हैं और आपको कठिनाई स्तर है वो बिल्कुल सरल स्तर लगेगा। उसके बाद में अपने को करना चाहिए समास। ये पार्ट है अलग, अगर आपको संधि करनी है तो। अब अगर आपको क्रमवत चलना है, सबसे पहले करो संज्ञा। संज्ञा के बाद में अपने को करना चाहिए सर्वनाम। उसके बाद में करनी चाहिए विशेषण। उसके बाद में करनी चाहिए क्रिया। उसके बाद में करना चाहिए क्रिया विशेषण। उसके बाद में लिंग है, वचन है, कारक है। अगर तीसरे पार्ट में अगर अपने लें, तीसरे पार्ट में तो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, युग्म शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गए, अरबी फारसी उर्दू के शब्द हो गए, जिन्हें अपने क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। अगर इस क्रमबद्ध रूप से व्याकरण की जाए तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिससे आपको लगे कि ये थोड़ा सा कठिन स्तर है, ये थोड़ा सा सरल स्तर है। क्योंकि कारण ये रहता है कि अपने, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे उदाहरण के लिए अपने में ना तो अपने को वर्ण विचार का पता है, ना अपने को उपसर्ग का पता है, ना अपने को प्रत्यय का पता है, और ना ही शब्द शुद्धि का पता है, और अपने टॉपिक ले लिया संधि का, तो ये अपने बहुत कठिन स्तर पर चला जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्योंकि संधि कई नियमों से मिलकर बनी है। संधि कई नियमों से मिलकर बनी है, क्योंकि संधि के अंदर क्या करने पड़ते हैं? नियम फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप वर्ण विचार हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय है, शब्द शुद्धि है, इनका ज्ञान करके संधि को करते हो तो संधि सबसे सरल है और आपको नियम रटने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपने को क्या करने चाहिए? समास। अब समास में देखो, समास में क्या होता है कि समास के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। क्योंकि समास के अंदर अविभाव समास जो है उसके अंदर उपसर्गों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अविभाव समास में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई योगदान है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? उपसर्ग। इसलिए अगर आपने उपसर्ग प्रत्यय किए हैं तो देखो आपको उपसर्ग और प्रत्यय शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे, संधि में भी काम आएंगे और समास में भी काम आएंगे। अगर आपने इन टॉपिकों को ढंग से किया है, वर्ण विचारों को किया है, उपसर्ग को किया है, प्रत्यय किया है, तो आप उसके हिसाब से शब्द शुद्धि को हल कर सकते हो, संधि को भी क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो, और समास को भी क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। इसी प्रकार अगर दूसरे में आऊं, जैसे आपने संज्ञा की है, सबसे पहले किसको किया? संज्ञा को। अगर आपको संज्ञा का पता है तो संज्ञा के अनुसार किसका अपने कर सकते हैं? सर्वनाम किए जा सकते हैं। सर्वनाम और संज्ञा का पता है तो विशेषण किया जा सकता है। उसके बाद में कर्म के अनुसार क्रिया को किया जाए, और फिर अगर क्रिया और विशेषण दोनों का पता है तो किसका अपने पता कर सकते हैं? क्रिया विशेषण का पता कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे लिंग, वचन और कारक। आगे चलें, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, अरबी फारसी शब्द, इनको विस्तार से पढ़ना चाहिए और क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए। इनकी एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने बच्चों को देखा है कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है,
वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, अरबी फारसी के शब्द है। इनको क्या कहते हैं? क्या परीक्षा के नजदीक करेंगे? क्या करेंगे? परीक्षा के नजदीक। इनका सबसे बड़ी वजह यह रहती है कि इन शब्दों का कोई भी अंत नहीं है। आज मानो पर्यायवाची शब्द आपने 100 तैयार किए, कंपटीशन के हिसाब से आपने कितने शब्द तैयार किए? 100। अगर उसने 101 में से पूछ लिया तो अपने 100 का कोई महत्व नहीं रहा। इसी प्रकार विलोम शब्द है, आपने 200 विलोम शब्द रट लिए। कहने का मतलब आपने 200 शब्द रट लिए विलोम शब्द, और उसने 201 में से पूछ लिया तो। इसी प्रकार वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और युग्म शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है। इनका एक क्रमबद्ध रूप होना चाहिए, और इनका तो ये होता है कि बूंद बूंद से क्या भरना चाहिए? घड़ा भरना चाहिए। जैसे एक दिन में आपने 10 तैयार किए हैं, आपने 5 पर्यायवाची शब्द तैयार किए हैं, 10 विलोम शब्द तैयार किए हैं, 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द तैयार किए हैं, कुछ तत्सम तद्भव शब्द पढ़े हैं, अरबी फारसी के कुछ शब्द आपने पढ़े हैं। तो रोजाना का एक रिवीजन और एक क्रमबद्धता के रूप से ही इस टॉपिक को किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट के महीने में तैयार कर लेंगे, तो जरूरी नहीं है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर गलती करवाता है तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा गलती करवाते हैं। इन टॉपिकों को हर एक बच्चा पढ़ता है, वर्ण विचार के बारे में, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, स्वरशुद्धि के बारे में, संधि के बारे में, समास के बारे में, इनके बारे में हर बच्चा पढ़ता है। चाहे संज्ञा है, चाहे सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण हो गए, इन शब्दों को बहुत पढ़ते हैं लोग। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं इनका तो रट्टाफिकेशन लगाना है। इनमें रट्टाफिकेशन नहीं है, इनमें एक क्रमबद्धता जरूरी है। अगर आप क्रमबद्ध रूप से तैयार कर रहे हो और उनको बार बार पढ़ रहे हो, तो ये चीजें बार बार पढ़ने वाली चीजें हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, युग्म शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, अरबी फारसी शब्द हो गए, उर्दू के शब्द हो गए, विदेशी शब्द हो गए। इनको तो जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही कम है। अब अपने अगर बात करें वर्ण विचार के बारे में, किसके बारे में? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के 2 स्तर होते हैं। वर्ण विचार में कितने स्तर होंगे? 2। कितने स्तर होंगे? 2। इनमें आएगा एक तो स्वर प्लस व्यंजन। कितने स्तर होंगे? 2 स्तर। एक तो होगा स्वर और दूसरा क्या होगा? व्यंजन। उसके बाद में बात करें उपसर्ग की। उपसर्ग देखो, उपसर्ग 3 रूपों में होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हो गए, अगर बात करूं संस्कृत, 2 नंबर हिंदी, और तीसरे विदेशी। इन रूपों में अपने क्या करेंगे? अगर उपसर्ग के बारे में बात करें, संस्कृत के हो गए, हिंदी के हो गए, और विदेशी उपसर्ग हो गए। उसके बाद में प्रत्यय। प्रत्यय के अंदर नियम लगे हुए हैं। प्रत्यय किसके अनुसार होंगे? नियम के अनुसार। उसी प्रकार क्या है? शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में क्या है? क्या वर्ण विचारों का विशेष योगदान होता है। वर्ण विचारों का किसका योगदान होता है? वर्ण विचारों का विशेषकर योगदान होता है। किसमें मात्रा छोटी लगेगी, किसमें बड़ी लगेगी, कहां अनुस्वार लगेगा, कहां विसर्ग लगेगा, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी अपने को? वर्ण विचारों से मिलती है। किससे मिलेगी? वर्ण विचारों के बारे में। अब बात आती है संधि के बारे में, जो कि बच्चों का सबसे बड़ा फोबिया है। अगर इन टॉपिकों में अगर माना जाए तो सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक है तो वो किसका है? संधि का टॉपिक माना जाता है। अब अगर संधि की बात की जाए, संधि के अगर आप भेद भी देखोगे तो देखो स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। इनसे हमें ये चीज तो महसूस हो गई कि इनके सिवा अगर संधि करनी है, किसको करना है? अगर अपने को संधि करनी है तो सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए? वर्ण विचारों का पता विशेष रूप से होना ही चाहिए, तो ही संधि अपने कर सकते हैं। क्योंकि संधि के खुद भेद
चलकर ये बात कह रहे हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और वर्ण विचारों में होता क्या है, स्वर प्लस व्यंजन। अब बात करें समास, किसकी बात करें, समास। समास में की क्या होते हैं, भेद होते हैं, जैसे अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो इसके अंदर कितने, इसमें भी क्या है, भेद है। अब कई बार इसमें यह भी कह देते हैं कि जैसे कर्मधारय समास हो गया, इन समासों के बारे में अपनी विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में बात आती है किसकी, संज्ञा की। देखो संज्ञा बच्चे शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा की परिभाषा कौन सी होती है, संज्ञा क्या होती है। अब जैसे नॉर्मल रूप में बताऊं, किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अब सर्वनाम हो गए, इसी प्रकार सर्वनाम के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, उसी प्रकार आपने विशेषण के बारे में भी कुछ न कुछ पढ़ा होगा, इसी प्रकार की क्रिया के बारे में पढ़ा होगा। क्रिया सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है बचपन से, कि जैसे सहकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है, किसी काम का होना या करना क्या क्या कहलाती है, क्रिया। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। अब क्या है, लिंग, वचन और कारक, ये 3 चीजें, लिंग है, वचन है, कारक। लिंग 2 ही होते हैं, अगर माना जाए लिंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन एक वचन और बहुवचन के रूप में, और अगर माना जाए कारक के रूप में, किसके रूप में माना जाए, कारक के रूप में माना जाए, तो कारक 8 होते हैं, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से करण के लिए। अब आते हैं विलोम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, अरबी फारसी शब्द। अगर बात करते हैं पर्यायवाचिक शब्द, तो देखो पर्यायवाचिक शब्द, और अगर एक पर्यायवाचिक शब्दों के बारे में माना जाए, पर्यायवाचिक शब्द एक शब्द के बहुत से अर्थ, एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जल, किसके बारे में बताऊं, जल के बारे में, तो जल को नीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नीर भी कहते हैं। इसी प्रकार इसके बहुत से अर्थ होंगे, मैंने तो एक उदाहरण के रूप में बताया, जैसे जल, जल को नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, ठीक है, जैसे जल को नीर भी कहते हैं पानी, जिसके एक शब्द के बहुत से अर्थ। उसी प्रकार विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ, कहने का मतलब क्या है, विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, दिन का रात, अगर बताऊं तो क्या, दिन का रात। उसी प्रकार अपने बात करें युग्म शब्द, दिखने में तो वो दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर उनके अर्थों में क्या होता है, अंतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए सीता और सीता, तो एक तो जनक पुत्री थी और एक मिस्री होती है, जनक पुत्री और एक क्या होती है, मिस्री। एक सीता का अर्थ तो जनक पुत्री के रूप में होता है, और एक सीता का अर्थ क्या होता है, मिस्री के रूप में भी लिया है। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, अगला टॉपिक क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की जाए कि बहुत बड़ा शब्द है और उसका संक्षिप्त रूप, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं मैं, अगर आपको दूसरों, अगर कहने का मतलब वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश बड़ा है और उसका एक शब्द के रूप में अगर आप ले रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए अगर बताऊं तो सब का भला करने वाला,
तो क्या हो जाएगा? दयालु। क्या होगा? दयालु हो जाए, सबका भला करने वाला। तो देखो इतना बड़ा शब्द है, सबका भला करने वाला, तो अपने इसको एक शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में? दयालु के रूप में। ठीक है, अब क्या होगा? दयालु के रूप में होगा। अगर अपने आगे बात करें तत्सम और तद्भव शब्दों की, संस्कृत के जो भी शब्द हैं, संस्कृत के मूल शब्द, तो वो क्या होंगे? तत्सम शब्द। और उन शब्दों को हिंदी में क्या कर दिया गया? रूपांतरण किया गया। हिंदी में क्या किया गया है? रूपांतरण किया गया है। तो वो कौन से शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। अगर आगे अपने आगे बात करें अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों की अगर बारे में बात की जाए, तो देखो भाषा अलग अलग है। अरबी भाषा अलग है, फारसी अलग है, उर्दू भाषा ही अलग है, और उनकी लिपियां भी क्या है? अलग अलग। उनसे जो शब्द हिंदी के अंदर आए और उसको रोजमर्रा जिंदगी में क्या करने लगे? यूज करने लगे। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, अखबार शब्द, ये शब्द मूल हिंदी का नहीं है, विदेशी शब्द है। अखबार शब्द की अगर बात की जाए तो ये शब्द विदेशी शब्द है, न कि मूल हिंदी या संस्कृत का शब्द है। तो देखो मैं एक बार फिर आपसे इनके बारे में डिस्कस करता हूं। ये मैंने विस्तार से बता दिया है। देखो सबसे पहले अपने को व्याकरण की शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले वर्ण विचारों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में उपसर्गों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद में प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में शब्द शुद्धि के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर बात की जाए शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि कब आप कर पाओगे? जब आपको वर्ण विचारों का विस्तार से पता होगा, तो ही आपको पता होगा किसमें मात्रा छोटी होती है, कहाँ अनुस्वार लगता है, कहाँ विसर्ग लगता है। इनके बारे में अगर जानकारी होगी, अगर आपको वर्ण विचारों के बारे में जानकारी होगी, तो ही क्या कर पाओगे? आप शब्द शुद्धि कर पाओगे। उसी प्रकार अगर आगे बात करें संधि की, तो संधि में इन चारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समास हो गए, उसके बाद में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण हो गए, लिंग हो गया, वचन हो गए, कारक हो गए। ठीक है, उसके बाद में पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, अरबी फारसी के शब्द हो गए। इन शब्दों के बारे में अपने विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और अगर और भी व्याकरण के टॉपिक हैं, उनके बारे में भी अपने इनके इनके अलावा उनके बारे में भी विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और मैं इनके बारे में आपको डिटेल से गहराई से बताऊंगा, और एक एक चीज बहुत विस्तारित शॉर्ट ट्रिकों के हिसाब से, जिससे आपको ये टॉपिक सरल से सरल तरीके से कराए जाए। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में वहां अपने को कोई विस्तारित लिखना नहीं है ज्ञान, अपने को सिर्फ समझ होनी चाहिए, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन किस प्रकार किए जा सकते हैं। क्योंकि कई कंपटीशन एग्जामों में टाइम बहुत कम होता है, और टाइम की हमेशा ही शॉर्टेज रहती है। उसमें तो 1 मिनट के लगभग पर्सन के लिए मिल जाती है, और कुछ कंपटीशन एग्जामों में 1 मिनट का भी समय क्वेश्चन के लिए नहीं होता है। अगर अपने विस्तारित से कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हमें विस्तार से ज्ञान आना चाहिए। अगर शॉर्टकट, अगर आप कह रहे हो शॉर्ट ट्रिक से कराया जाए, शॉर्ट ट्रिक से जब भी करवाया जाए जब आपको उसके बारे में विस्तार से पता हो। अन्यथा अगर शॉर्ट ट्रिकों पर सीधे चले जाते हो और थोड़ी सी भी आपने उस ट्रिक में थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो आप उस क्वेश्चन को ट्रिक के हिसाब से गलत भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिकों के जाने से पहले हमें क्या होना चाहिए? हमें सबसे पहले उस चीज के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए। और सबसे पहले हमें व्याकरण का सिलेबस क्रमबद्ध रूप से याद भी होना चाहिए। भी हमें कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिकों में क्या क्या चीजें हैं,
उनके बारे में पहले संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे नहीं है कि अपने वर्ण विचार कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें डिटेल से ही बताओ, नहीं। वर्ण विचारों में अपने जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, स्वर, स्वरों के बारे में बताऊं तो स्वर में जैसे स्वर 11 होते हैं, मूल स्वर 4 माने गए हैं, पर आज तो 3 माना जाते हैं, ऋषि को हटा दिया है, कई बुकों में हटा दिया है, पर कई बार उसके बारे में भी आपको विस्तार से व्यंजन जब वर्ण विचार स्टार्ट करूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे अपने को मूल रूप से पहले शिक्षित टॉपिकों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे वर्ण विचार है जिसमें स्वर है, तो स्वर 11 होते हैं, मूल स्वर 4 ही होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं इनके इतना तो पता होना चाहिए। अब वर्ण क्या होते हैं, व्यंजनों के बारे में बात करें, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन का अगर माना जाए तो अगर आप अपनी भाषा में बताऊं तो कै कबूतर खै खरगोश होते हैं, और अपने इसी रूप में अगर व्याकरण के रूप में कहा जाए तो वो क्या होते हैं, वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब उसमें भी देखो, इसमें भी दो चीजें होती हैं व्यंजन। व्यंजन में स्वर साथ में आएगा। जैसे आपने कै बोलते हैं, उदाहरण के लिए कै, अगर मैं बताऊं कै, कै, कै के अंदर अब ए है, कै के अंदर क्या है, ए है या नहीं। जैसे क, तो इसमें ए की क्या आ रही है, पहले से ध्वनि आ रही है, तो इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे भाई इसमें स्वर क्यों आता है, शुद्ध व्यंजन में कौन से होते हैं, क्या शुद्ध व्यंजन में भी स्वर होता है या नहीं होता है, वर्णों का आगमन कैसे हुआ, कौन सी इसमें लिपि का प्रयोग हुआ, ध्वनि क्या होती है, ठीक है, लिपि क्या होती है, इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसी प्रकार उपसर्ग है, उपसर्गों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे हिंदी के कौन से उपसर्ग हैं, संस्कृत के कौन से शब्द हैं, विदेशी उपसर्ग कौन से हैं, इसी प्रकार प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। फिर संधि के बारे में, सब शुद्धि के बारे में, सब शुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। सब शुद्धि में कौन सी मात्रा कैसे लगती है, कहाँ अनुस्वार होता है, कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा स्वर पहले आएगा, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, सब शुद्धि के बारे में। उसके बाद में अगर माना जाए संधि, तो संधि में तो वर्ण विचार भी आएंगे, प्रत्यय भी मिलेंगे, उपसर्ग भी मिलेंगे और सब शुद्धि तो मिलेगी। उसके बाद में समास, तो समास के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, लिंग है, वचन है, कारक है, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करें। इनमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, किसमें क्या कहा गया है, कैसे शब्दों का निर्माण हुआ है, किस शब्द में क्या करना है, मैं कहाँ लगाऊं, सब कहाँ लगाऊं, अन्य पुरुष कौन सा होता है, पुरुष कौन सा होता है, इनके बारे में विस्तार से, जैसे क्रिया के बारे में। उसी प्रकार पर्यायवाची के बारे में चर्चा करूंगा मैं, आपसे विलोम शब्द के बारे में भी चर्चा करूंगा सिलेबस के हिसाब से, युग्म शब्द के बारे में भी चर्चा करूंगा, वाक्यांश के शब्द उसके बारे में चर्चा करूंगा, तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा, विदेशी शब्दों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आज की क्लास यहां तक ही, और आप एक बार इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से शिक्षित जानकारी प्राप्त करना, और कल अपना टॉपिक रहेगा वर्ण विचार, और उसके बारे में आप भी कुछ न कुछ जरूर पढ़ के आना। और मैं यहाँ आपको विस्तारित रूप से वर्ण विचारों के बारे में एक एक चीज, कौन सा स्वर कैसे बना, कैसे जानकारी प्राप्त हुई, कितने स्वर थे, उसके बाद में कौन सा स्वर किससे मिलके स्वर बना, और किस प्रकार 11 स्वर मिले, अंग्रेजी का जो आ रहा है उसे क्या कहते हैं, जैसे ग्रही स्वर कहते हैं, जैसे डॉक्टर लिखना है, कॉलेज लिखना है, इसमें कौन सा स्वर आता है। अब उसके बाद में व्यंजन है, तो कौन कौन से व्यंजन होते हैं, नासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तालुय व्यंजन कौन से होते हैं, कंठ्य व्यंजन कौन से होते हैं, अलप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, कौन सा माधुर्य होता है, कौन सा उष्मीय व्यंजन होता है, उनके बारे में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक चीज को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, और आप अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।